हेलो साथियों, सभी साथियों को जय भीम। मैं सी आर धीरी, मेरा जन्म स्थान कुर्दी मालखोद क्षेत्र का हूँ। मैं वाम से BS4 और बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर मेंबर में से हूँ। मेरे को माननीय गंजीर सिंह जी ने जो भारतीय संविधान और आरक्षण खत्म करने की साजिश, उसका बहुजन समाज पार्टी पर क्या असर पड़ेगी, उसी विषय में बोलने के लिए गंजीर साहब जो जगदलपुर के हैं, उन्होंने कुछ दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रण किए हैं। साथियों, सभी संत महात्मा को नमन करते हुए मैं आप लोगों के बीच में संविधान के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। उसी तरह जो समाज एकता के साथ आगे बढ़ते हैं, उस समाज को आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। भारतीय संविधान के बारे में बहुजन समाज को जानकार बनाना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। भारतीय संविधान के बारे में बहुजन समाज को जानकार बनाना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। बहुजन समाज के साथ अनजाने में, अज्ञानता के कारण बहुत लंबे अरसे से धोखा हुआ है। उसी अज्ञानता के कारण इस मौके पर धोखा नहीं होना चाहिए। उसी अज्ञानता के कारण इस मौके पर धोखा नहीं होना चाहिए। इसलिए समाज को देश के कोने कोने में जागृत करना यह बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के पीछे शूद्र अति शूद्रों का ये 200 साल का संघर्षों का परिणाम है, जो हमारे पास आज भारतीय संविधान मिला है। इसके पहले बंगाल में 1812 में चंडालों ने इसके बारे में संघर्ष किया, समता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में सतनामियों ने, बहुजन समाज के लोगों ने समता स्वतंत्रता मनखे एक बराबर के बारे में और आर्थिक उन्नति के लिए गुरु घासीदास जी ने संघर्ष किए 1820 से लेकर 1850 तक। इसी तरह पंजाब में भी संघर्ष हुआ, दक्षिण भारत में भी संघर्ष हुआ, केरल में भी संघर्ष हुआ। और शिक्षा के संबंध में महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1848 से लेकर 1890 तक लंबा संघर्ष किए। शूद्रों अति शूद्रों के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने बहुत स्कूल खुलवाए, अपनी पत्नी को पढ़ाकर महिलाओं को शिक्षित करने का काम किए। इसके बाद में फूले जी के जाने के बाद में छत्रपति साहू जी महाराज ने इस बात को आगे बढ़ाए और
फिर 1921 तक छत्रपति जी साहू जी इस बात को आगे बढ़ाते रहे। उसी के फलस्वरूप हमें शूद्र व अति शूद्रों को भारतीय संविधान अधिनियम 1919 अर्थात प्रथम इंडिया एक्ट में शूद्रों अति शूद्रों को डिप्रेस्ड क्लास का दर्जा मिला। डिप्रेस्ड क्लास का दर्जा मिला और इसके पश्चात में 1921 से लेकर बाबा साहब का लंबा संघर्ष रहा। बाबा साहब को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। बाबा साहब को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। बाबा साहब ने वहाँ लंबा चौड़ा ज्ञापन दिए। इसके बाद सभी तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट के आधार पे 18 अगस्त 1932 को 18 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय अर्थात हमारे लिए कम्युनल वार्ड का घोषणा हुई। परंतु महात्मा गांधी जी के आमरण अनशन करने के बाद में उसमें का बहुत अधिकार हमसे छीना गया। हमें कम्युनल वार्ड में 2 वोट का अधिकार मिला था, वो 1 वोट में आ गया। उसी तरह जब सेकंड इंडिया एक्ट बना 1935 में, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति नाम से हमें जाना गया और दोनों जातियों की सूची 1936 में बना गया। 1936 में बनने के बाद में अंग्रेज सरकार ने यहाँ स्थानीय चुनाव अर्थात विधानसभा चुनाव का घोषणा करके यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा चुनाव हुआ। उसी तरह 1946 में भी चुनाव हुआ। 1946 में भी चुनाव हुआ। 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लंबा ज्ञापन सौंपा कि हमें संविधान सभा में कैसे जाना चाहिए। उन्होंने पूरा भ्रमण करके 3 महीना पश्चात में यहाँ संविधान सभा का घोषणा कर दिया। संविधान सभा चुनाव की घोषणा कर दिया और यहाँ सिख और मुस्लिम को पृथक निर्वाचन दिया गया और अनुसूचित जाति और जनजाति को किसी तरह का कोई पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया। इसके विरोध में बाबा साहब ने लंबा संघर्ष किए। परम पूज्य बाबा साहब के संघर्ष के कारण उनके भूषण प्रीति से बम्बई का जला दिया गया। नागपुर में लाठीचार्ज हुआ, लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ। वो लोग किसी तरह से नहीं माने और आखिरी में संयुक्त निर्वाचन पद्धति से हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान में भेजने के लिए ही अड़े थे। बाबा साहब के बारे में सबसे बड़ा चिंतन यही था कि वो किसी तरह से संविधान सभा में कैसे पहुँचे। तो धन्य है जोगेंद्र नाथ मंडल जी, जो कांग्रेस के अंतरिम सरकार में मंत्री थे। मंत्री से वो इस्तीफा दिए और कांग्रेस से इस्तीफा दिए और डॉक्टर अंबेडकर जी के पास आए और डॉक्टर अंबेडकर जी को बोले कि डॉक्टर अंबेडकर साहब, आप भारत देश से कहीं जगह से चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेसियों ने घोषणा कर दिया है कि संविधान सभा में सब जीत के आ जाएं। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जीत के नहीं आना चाहिए, ऐसा इन्होंने घोषणा कर दिया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ से चुनाव जीत के आइए और संविधान सभा में शूद्र व अति शूद्र के बारे में आप अपना अधिकार लिखिए। साथियों, इस तरह जब
जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने के निवेदन पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनके बात को स्वीकार किए और जयसोर खुन्ना क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। 2 दिन बाद पता चलता है कि जैसे ही कांग्रेस को पता चला कि जयसोर खुन्ना क्षेत्र से पूरी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश से चुनाव लड़ रहे, बंगाल से चुनाव लड़ रहे बाबा साहब, तो आने जाने के लिए भी प्रतिबंध कर दिया गया, ऐसा पत्रिका वाले लिखे हैं। तो साथियों, बड़ा मुश्किल से बाबा साहब पहले ही पहुंच गए थे और वहां 18 जुलाई 1846 को संविधान सभा का चुनाव होना था। वो धन्य है जोगेंद्र नाथ मंडल जी के आदमी। और जोगेंद्र नाथ के आदमी जैसे ही हमारे सिख भाइयों को मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर जी बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं संविधान सभा के लिए, तो हजारों की संख्या में सिख लोग बंगाल पहुंच गए थे। 18 जुलाई को वोट होना था, तो क्योंकि उसमें विधायक लोग ही वोट दे रहे थे, तो वहाँ हजारों की संख्या में थे। जैसे ही लोग वोट डालने आते थे तो बाबा साहब जिंदाबाद ऐसे कह के नारा जयसोर खुन्ना क्षेत्र के जोगेंद्र नाथ मंडल जी के आदमी और सरदार भाई लोग हमारे बाबा साहब के समर्थन में नारा लगाते थे। इस तरह चुनाव संपन्न हुआ और 20 जुलाई 1946 को चुनाव परिणाम की घोषणा हुई। उसमें बाबा साहब निर्दलीय उम्मीदवार के नाम से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार के नाम से विजयी किया गया। जब विजयी का पता चला देशवासियों को कि डॉक्टर अंबेडकर विजयी हो गए हैं, तो यहाँ के दलित शोषित समाज में एक आशा की किरण जगी और आशा के किरण जगने के कारण कि हमारा भी अब कुछ बन सकता है। इस तरह साथियों, बाबा साहब संविधान सभा में पहुँच गए। संविधान सभा में पहुंचने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पहला अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन में बाबा साहब सम्मिलित हुए थे। दूसरा अधिवेशन में परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के सामने एक लंबा ज्ञापन सौंपे थे और लंबा ज्ञापन के बाद में लंबा ज्ञापन सौंपे और दूसरा अधिवेशन में बाबा साहब भाग लिए। साथियों, उसी समय देश में एक और गहरी चाल चली गई और यहाँ के जो संविधान सभा था उसके लिए माउंटबेटन एक आदमी आया, यहाँ का अंतिम गवर्नर था कांग्रेस के तरफ से। उन्होंने भारत विभाजन की बात शुरू की। भारत विभाजन के बारे में बहुत लंबा चर्चा हुई और लंबा चर्चा के बाद में गांधी और माउंटबेटन और कांग्रेसियों लोगों से माउंटबेटन ने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद में डॉक्टर अंबेडकर जी के जो सीट थे जयसोर खुन्ना क्षेत्र को उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में दे दिया। बाबा साहब को बहुत धक्का लगा और 2 जून 1947 को ही डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में बिना देर किए उन्होंने लंदन के लिए रवाना हो गए और लंदन में जाकर उन्होंने सत्ताधारियों से संपर्क किए। संपर्क करने के बाद में सत्ताधारी माउंटबेटन के आदमी थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने विंस्टन चर्चिल का नाम सुने होंगे। विंस्टन चर्चिल और फ्रूट विपक्ष के नेता थे।
उनके पास गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब ने उनके पास जाने के बाद में बिस्टन जी से बहुत लंबा चर्चा हुई और लंबा चर्चा होने के बाद में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि विंस्टन चर्चिल ने कहा कि बाबा साहब को भारत के संविधान में रहना चाहिए, भारत के संविधान सभा के कमेटी में रहना चाहिए। ऐसे कहकर बाबा साहब को आश्वासन दिया और बाबा साहब को बोला गया कि आप सही समय पे आ गए हो, क्योंकि यहाँ का संसद सत्र चल रहा है, अर्थात वहाँ दूसरे भाषा में बोलते हैं, बाकी भारत देश में सत्र बोलते हैं। तो उसी तरह उनके वहाँ के संसद के बारे में उन्होंने बोले, कल ही हम आपके बारे में ज्ञापन सौंपेंगे और आपके बारे में सही निर्णय होगा। ऐसे कह के आश्वासन विंस्टन चर्चिल ने डॉक्टर अम्बेडकर जी को दिए। विंस्टन चर्चिल जब अगले दिन का वहाँ का सत्र चालू हुआ, इंग्लैंड का सत्र चालू हुआ, तो विंस्टन चर्चिल के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सभी पहुँच गए थे और प्रस्ताव पारित पहले से हो गया था और सदस्य को उसके बारे में अवगत कराया गया और ज्ञापन दिया गया। काफ़ी संघर्षों के बाद में, काफ़ी चर्चाओं के बाद में 4 बजे शाम को वहाँ के संसद पारित करता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत के संविधान सभा में रहना चाहिए, भारत के संविधान सभा में रहना चाहिए। ऐसे कहकर वहाँ के संसद पारित करता है और प्रस्ताव पारित में ये लिखा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत के संविधान सभा में रहना चाहिए, और दूसरा कि यदि संविधान सभा में नहीं रखते हैं तो हमें भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा आदेश वहाँ के द्वारा जब भारत पहुँचता है तो डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ के पत्र पत्रिकाओं नेताओं ने यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी को गद्दार घोषित करते हैं। कहा जाता है कि स्वतंत्रता को रोकने वाला कोई नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर है जो देश का गद्दार है। तो बाबा साहब को मालूम होता है तो बोले कि वो उनका काम है और हमारा काम हम करेंगे। ऐसे कहकर बिना विचलित हुए डॉक्टर अपने काम में लगे रहते हैं और इसके बाद मजबूर होकर यहाँ के कांग्रेस सरकार को एक जो पूना से जीत के आया था ब्राह्मण, उसको इस्तीफा दिलवाते हैं और वहीं से 9 अगस्त 1947 को बाबा साहब को भारत का संविधान सभा में पुनः सदस्य बनने का मौका मिलता है 9 अगस्त 1947 को। 9 अगस्त 1947 को बाबा साहब जब यहाँ के संविधान सभा के सदस्य बनते हैं तो फिर यहाँ के प्रत्येक अधिवेशन में बाबा साहब भाग लेते हैं और हमारे हित के बारे में बोलते हैं। साथियों, सबसे पहले बाबा साहब को चिंता हुआ था पिछड़े जाति के लिए, पिछड़े जाति के बारे में, क्योंकि 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय गांधी के द्वारा, उनके चमचे द्वारा पिछड़े वर्गों को बहका दिया गया था। इसलिए 1935 के इंडिया एक्ट में उनका कोई बात नहीं बनी थी। तो बाबा साहब को वही बात याद करके बाबा साहब ने संविधान के 8वां अधिवेशन में सबसे पहले पिछड़े जाति के लिए संविधान का अनुच्छेद 340 और 16(4) और 46 इस तरह पिछड़े जाति के लिए संविधान के 8वां अधिवेशन में बाबा साहब ने लिखा था। बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त बोले थे कि पिछड़ी जाति को राजनीति में उदासीन होना, अपने अधिकारों को पर काटना है। इसी संबंध में संविधान सभा में लंबा चौड़ा भाषण हुआ था और इसी आधार पर लास्ट में फिर 340 को अधिवेशन में जोड़ा गया। तो साथियों, इसके पश्चात डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब अगला अधिवेशन 9वीं अधिवेशन हुआ
तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए संविधान के 9वां अधिवेशन में बाबा साहब ने संविधान का अनुच्छेद 330 से लेकर 345 तक अनुच्छेद का वर्णन जोड़ा गया। आपको मालूम होगा कि 330 से 345 तक हर अनुच्छेद में क्या लिखा है। कुछ अनुच्छेद के बारे में उदाहरण के लिए मैं 335 का ही बात बोलूं तो 335 में हमारे लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 335 में हमें नौकरी करने के लिए अधिकार प्राप्त है। संविधान लिखने के बाद 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब संविधान को पेश किए। तो बाबा साहब ने संविधान सभा में, जो सबसे बड़ी सभा है देश का, वहाँ उन्होंने क्या शब्द बोले कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह संविधान खराब साबित होगा। उसी तरह संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, यदि लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह संविधान अच्छा साबित होगा। ये पहला पॉइंट बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के बारे में बोले। और दूसरा बड़ी बात बोले कि जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन से बहुजन समाज अर्थात शूद्र अतिशूद्र अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग दोहरी जिंदगी में प्रवेश करेंगे। एक तरफ उन्हें राजनीति में समानता मिलेगी, राजनीति में समानता मिलेगी अर्थात एक वोट एक मूल्य होगा, परंतु दूसरी तरफ आर्थिक में गैर बराबरी बने रहेगी। इस गैर बराबरी को अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़े जाति के लोग अति शीघ्र इस आर्थिक गैर बराबरी को दूर करना होगा। नहीं तो ये जो बड़ा मुश्किल से मैं संविधान में जो एक वोट एक मूल्य का अधिकार दिलाया हूँ, अर्थात एक मनुष्य एक वोट का अधिकार मिला है, कभी भी यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो कभी भी ये लोग खत्म कर देंगे। ये बात 26 नवंबर 1949 को हमारे बीच में नहीं, संसद के सबसे संविधान सभा के सत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आह्वान किए। हमें जागृत होना चाहिए। संविधान लागू हुआ साथियों 26 जनवरी 1950 को 335 के तहत, 46 के तहत। अब यहाँ कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षण के आधार पे अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को भर्ती होना शुरू हुआ। तो साथियों सबसे पहले पंजाब मद्रास में चंपाकरण केस जानते होंगे, पढ़ लेंगे आप लोग। चंपाकरण केस के नाम से अनुसूचित जाति के छात्र के विरोध में उन्होंने केस दायर किया और उच्च न्यायालय ने वहाँ के उसी के समर्थन में पास कर दिया। और एक और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक और दोहरान नाम का आदमी ने भी वही केस किया, उसको सरकार ने उसी का समर्थन करके उसको पास कर दिया। और उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने भी इसको पास कर दिया। अर्थात यदि बाबा साहब 1951 में नहीं होते तो हमारा अधिकार उसी दिन समाप्त हो गया होता। जब ये बात पेरियार रामास्वामी नायकर को पता चला तो पूरा दक्षिण भारत में उन्होंने आंदोलन कर दिया कि आरक्षण बचाओ, देश बचाओ। ऐसे कहकर उन्होंने 1951 में
आंदोलन पूरा दक्षिण भारत में फैल गया और धीरे धीरे मध्य भारत में आरक्षण फैलने लगा। तो वहाँ के आदमी और कांग्रेसियों ने, विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास आए। डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास आए उन्होंने, और इसके बाद बाबा साहब को बोले कि बाबा साहब इसको किसी तरह से बचाइए। बाबा साहब ने इस बात को गंभीरता से लिया और फिर सबसे पहले भारत का पहला संविधान संशोधन डॉक्टर अम्बेडकर के हाथों में हुआ, और संविधान का पहला संशोधन में आरक्षण मौलिक अधिकार है ऐसे कह के डॉक्टर अम्बेडकर के हाथों में संविधान सभा में पहला संशोधन किया गया। तब से आरक्षण मिलना शुरू हो गया। इसके बाद साथियों, जैसे ही हमारे लोग पढ़ना शुरू किए, कुछ नौकरी पाना शुरू किए, इसके बाद 1953 में यहाँ का शिक्षा मंत्री पंडित जी थे। उन्होंने जो बाबा साहब ने अंग्रेज से लड़कर 1942 में शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति प्राप्त किए थे, 3 लाख रुपये मेडिकल कॉलेज के लिए और 2 लाख रुपये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए निःशुल्क, उसको उन्होंने 1953 में रुकवा दिया। फिर बाबा साहब के अथक परिश्रम से वो पुनः थोड़ा सा चालू हुआ, पूरा चालू नहीं हुआ। उसी तरह साथियों 1954 में पहला संविधान समीक्षा आयोग का गठन करना चाह रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, चाहा और घोषणा कर दिया था कि संविधान का समीक्षा होना चाहिए। केवल 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है और 54 में संविधान समीक्षा का बात क्या होना चाहिए। बाबा साहब ने इसके बारे में अपने अनुयायी को बुलाए, बुद्धजीवी के बुलाए, और फिर उन्होंने एक बात बोले कि मैं जिंदा हूँ अभी और मैं जिंदा रहूँगा, तब तक जिंदा रहूँगा जब तक भारत का संविधान रहेगा। तो मैं बुद्धजीवी लोगों से, समाज सेवा लोगों से, राजनीतिज्ञ से मैं यही आह्वान करता हूँ, यही आपके सामने विचार रखता हूँ कि कोई भी शर्त में संविधान को अक्षुण्ण न होना दें। अक्षुण्ण नहीं होना चाहिए, अर्थात समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये संविधान खत्म होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा मृत्यु उसी दिन हुआ है, आप लोग भी समझेंगे। इसलिए संविधान का रक्षा हर व्यक्ति, हर आदमी को करना चाहिए। ऐसे कहकर बड़े बुद्धजीवी सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आह्वान किए थे। इसी तरह साथियों फिर संविधान को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फिर चर्चा रहा। फिर उन्हीं समय में थोड़ा खटपट के कारण महिला के कारण बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। अभी तक आपको मालूम होगा कि बाबा साहब के इस्तीफा के बारे में यहाँ के जो साहित्यकार लोग ने, यहाँ के जो मनुवादी साहित्यकार लोगों ने बाबा साहब को सिर्फ हिंदू कोड बिल के नाम से इस्तीफा दिया, ऐसा बोला जाता है। परंतु हकीकत यह है कि बाबा साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। बाबा साहब ने जो संविधान का अनुच्छेद 340 लिखा गया था, उसके बारे में आयोग का रिपोर्ट को कचरा के टोपी में डाला गया था, उनको अधिकार नहीं मिल रहा था। तो बाबा साहब ने अपने इस्तीफा के बारे में लिखे हैं कि मैं पिछड़े जाति के अधिकार ये लोग नहीं दे रहे हैं, और महिला हिंदू कोड बिल को पास नहीं कर रहे हैं, और अनुसूचित जाति का जो नौकरी में है, जिस अनुपात में नौकरी में लेना चाहिए उस अनुपात में ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, शिक्षा के बारे में इसको पूरा जिस अनुपात में संविधान में लिखा गया है उस अनुपात में भर्ती नहीं कर रहे हैं। इसके विरोध में मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ करके बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। साथियों इसके बाद में
पहला, इसके बाद में बाबा साहब तो चले गए 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब चले गए। इसके बाद में 1975 में आपको मालूम होगा कि इंदिरा जी ने यहाँ इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगाने के बाद में यहाँ जनता दल एक बना, जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी बनी। उसमें ये प्रावधान किया गया था कि हम पिछड़े जाति को 27% आरक्षण देंगे। उसी के आधार पे उन्होंने 1980 में मंडल कमीशन नियुक्त किया। मंडल कमीशन नियुक्ति करने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दिया, परंतु वो सरकार गिर गई। पुनः इंदिरा गांधी जी आ गई देश में शासन करने के लिए, तो उसने जो मंडल कमीशन रिपोर्ट को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। अर्थात ये पिछड़े वर्गों का आरक्षण राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार इसके बारे में सोचे, ऐसे का उन्होंने घोषणा कर दी। और अलग अलग जगह में फिर राज्य सरकारों की अलग अलग आयोग की गठन हो गई। इससे पिछड़े जाति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पिछड़े जाति को नुकसान हुआ क्योंकि इससे संगठन को नुकसान हुआ। यदि राष्ट्रीय स्तर के आयोग के आधार पर काम होता तो अलग बात है। तो माननीय कांशीराम जी जब 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी, उसके पहले ही 1980 से जिस टाइम मंडल कमीशन बना था, उसी टाइम से वाम से DS4 के बैनर के नाम से केडर कैंप में प्रशिक्षण शिविर में मंडल कमीशन के बारे में बाबा साहब कांशीराम जी, माननीय कांशीराम जी, बाबा साहब के कृतित्व के बारे में बहुत लंबा चौड़ा प्रशिक्षण दिया जाता था। और मंडल कमीशन के बारे में भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाता था। इस तरह जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की घोषणा हुई, तो बहुजन समाज पार्टी का घोषणा 22, 23 और 24 दिन को पहला अधिवेशन लाल किला के सामने ग्राउंड में पहला अधिवेशन 1984 में हुआ। उस अधिवेशन में मैं भी सम्मिलित हुआ था। उस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ कि देश का पिछड़े वर्गों का जो मामला अटका है मंडल कमीशन, वो हमारा पहला एजेंडा है। बहुजन समाज पार्टी का पहला एजेंडा माननीय कांशीराम जी ने 1984 के फर्स्ट अधिवेशन में, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 1984 22-23 जून को दिल्ली में यही पारित किया गया कि हमारा पहला उद्देश्य पिछड़े जाति को आरक्षण दिलवाना है। और इसके पश्चात में फिर यहाँ 500 संगोष्ठी, बड़े बड़े सेमिनार यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत भर में आयोजन किया गया। और फिर मंडल कमीशन के बारे में पूरा जानकारी दी गई। और लगातार आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, 3743 जाति को प्रतिदिन जेल भरे आंदोलन, ब्लोट क्लब में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इस तरह लगातार 1984 से लेकर 90 तक माननीय कांशीराम जी मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ऐसे कहकर गली गली में साइकिल रैली के नाम से, हर छोटे छोटे साधन के नाम से गांव गांव में आंदोलन कराते थे, मंडल कमीशन के बारे में बात करते थे। तो साथियों, इस तरह माननीय कांशीराम जी ने मंडल कमीशन को आगे बढ़ाया। इलाहाबाद का चुनाव हुआ, उसमें मैं भी गया था। माननीय कांशीराम जी वहाँ को मतलब उम्मीदवार थे। 1988 में हुआ था। वहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने विजय घोषित हुआ उनका। माननीय कांशीराम जी को बहुत ज़्यादा वोट मिला था। इस तरह साथियों, जब बीपी सिंह जी जब 1990 में उनके भी घोषणा पत्र में बात आई
और फिर मतलब उन्होंने बीपी सिंह ने जनता दल बनाकर मंडल कमीशन के बारे में कुछ चर्चा शुरू किया था। उसी टाइम बहुजन समाज पार्टी के तीन संसद जीत के आए। तो एक वोट का कीमत समझिए, एक वोट का यदि कीमत समझिए तो माननीय कांसीराम जी से पूछिए। एक वोट का कीमत समझिए तो माननीय कांसीराम जी से पूछिए। जब बीपी सिंह ने कांसीराम जी को समर्थन के नाम से आए तो माननीय कांसीराम जी बोले कि मेरा 3 वोट है, 3 ठो मांग होना चाहिए। और पहला मांग मेरा यह है कि जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण आपको देना होगा, मैं आपका समर्थन देना चाहता हूँ। एक वोट का यदि कीमत समझना है, एक वोट का यदि कीमत समझना है आप लोगों को, तो बहन मायावती से पूछिए जाकर, जिन्होंने एक वोट के चलते परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि दिलवाई। बीपी सिंह के सामने ये भी प्रश्न मांग रखा माननीय कांसीराम जी, दूसरा वोट के नाम से परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर जी को यहाँ भारत रत्न दिया जाए, ऐसे कहकर। और तीसरा वोट था और न यादव जी जीत के आए थे उनके लिए कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जो सोमनाथ से अयोध्या जो रैली निकाले हैं उसको किसी तरह से बंद होना चाहिए, नहीं तो देश में और बहुत बड़ा सामुदायिक संघर्ष हो सकता है, ऐसे कहकर। तो माननीय बीपी सिंह जी ने माननीय कांसीराम जी को बोले कि मैं तीनों मांग मानता हूँ, मेरे को समर्थन दीजिए। और एक बात बीपी सिंह ने माननीय कांसीराम जी को बोले कि माननीय कांसीराम जी आप बहुत महान आदमी हैं, बहुत महान आदमी हैं। तो माननीय कांसीराम जी ने बीपी सिंह से पूछे कि भाई ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या बात है। तो बीपी सिंह जी ने माननीय कांसीराम जी को बोले कि आप अनुसूचित जाति के होते हुए भी पहला मांग डॉक्टर अम्बेडकर को छोड़कर पिछड़े जाति 3743 जाति के लिए, जो 3743 जाति में बटे हैं, उसके लिए पहले मांग रखें कि मंडल कमीशन लागू करो कह के। तो आप महान आदमी हैं, ऐसे कहकर बीपी सिंह जी ने माननीय कांसीराम जी को बताए। माननीय कांसीराम जी के मांग के आधार पे 7 अगस्त 1990 को माननीय बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की घोषणा कर दिया और जिसमें 27% आरक्षण की घोषणा किया गया। जैसे ही घोषणा हुआ तो देश में, उस टाइम हम लोग थे तो देश में आग क्रांति हो गई। मंडल कमीशन के विरोध में बड़े बड़े रेल रोको आंदोलन, बड़े बड़े बस को जलाना, इस तरह सवर्णों द्वारा किया गया कि मंडल कमीशन को लागू नहीं होना चाहिए, ऐसे कहकर। एक तरफ मंडल कमीशन के समर्थन में विपक्षक आंदोलन और उसी के समर्थन में माननीय कांसीराम जी मंडल कमीशन लागू करो ऐसे कहकर मंडल कमीशन ठीक हुआ है कहके उनके बारे में आंदोलन कराते थे। दोनों समतुल्य थे। तो साथियों कितना बड़ा बात था ये।